बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं महरीन सबतैन। नाज़रीन, चेयरमैन नैब जो है वो कराची जा रहे हैं और शुनीद है कि कुछ मज़ीद पकड़ धकड़ जो है उसका सिलसिला शुरू होने वाला है। इससे पहले भी जब भी हमने कोई अनयूजुअल एक्टिविटी देखी तो उसके बाद हमने कुछ इसी तरह का सीन देखा। इससे पहले जब कुछ नैब के हायर अप्स गए कराची, उसके बाद हमने आगा सिरा दुरानी वाला केस भी सामने देखा। अब हम ये देखेंगे, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे कि क्या कराची में ड्राइव जो एक्सटेंसिव ड्राइव होने जा रही है नैब की, क्या मज़ीद पकड़ धकड़ होगी, क्या हलचल होने जा रही है कराची में, सिंध की सियासत में, इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे पीटीआई हुकूमत की, जो कभी जंगला बस के ताने मारती थी गुज़िश्ता हुकूमत को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये ताने दिए जाते थे, और जब आवाम ने इस फैक्ट को बाय करना शुरू कर दिया कि आवाम का पैसा आवाम पर खर्च होना चाहिए, आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए, सेहत पर, तालीम पर खर्च होना चाहिए, तो एक यू टर्न हमने देखा 7 माह पहले इलेक्शन से। हमने देखा कि पीटीआई हुकूमत उसने भी कोशिश की उसी तरह का जंगला बस जो है उस प्रोजेक्ट को सामने लाने की, लेकिन जिस कदर जल्दी में ये प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश की गई तो उसके नतीजे में जो हमने देखा वो बहुत परेशान कुन भी है। बहुत सी तब्दीलियाँ की गई, बार बार तब्दीलियाँ की गई। पहले जो तखमीना बताया गया उससे कहीं ज़्यादा तखमीना, पहले जो डेट बताई गई उससे कहीं ज़्यादा लेट, और फिर जो 23 मार्च की तारीख दी गई है उसमें जो हमें मंसूबा नज़र आएगा जिसका इफ्तिताह होता शायद हम देखेंगे, तो उस पर भी बहुत से सवालात हैं। जितनी बसेस का कहा जा रहा था उतनी बसेस नहीं होंगी, सिर्फ शायद आवाम के मुंह बंद कर देने के लिए इस मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया जाएगा, लेकिन शायद सड़कों पर हमें 220 की जगह सिर्फ 20 बसें जो है वो दौड़ती हुई नजर आएंगी। आलूदगी, गुबार से अटा हुआ माहौल हमने देखा, टूटी फूटी सड़कें हमने देखी, हमने लोगों को तंग होते देखा, हमने अखराजात को बढ़ते हुए देखा, ये सब हमने देखा, लेकिन हमने इस मंसूबे का फ़ायदा होते केपी के लोगों को नहीं देखा। हमने नहीं देखा कि उनको इससे अभी तक कोई फ़ायदा पहुंचा हो। लेकिन फिर भी ये भी याद रखना चाहिए कि इसी केपी के अवाम ने इमरान खान को दूसरी बार वोट दिया, जो कि पहले ऐसा कभी नहीं होता था। तो ऐसा हुआ तो क्या सोच कर दिया, इस सब पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो डैम फंड का आगाज़ किया और इमरान खान ने उसे इंडोर्स किया, और आज इमरान खान साहब ने जब यह ऐलान किया, खुशखबरी दी आवाम को कि 10 अरब रुपए जो है वो हमने जमा कर लिए हैं इस अकाउंट में, तो एक मुतवस्सित तबके वाली कौम का इतना एक डोनेशन करना या इतने पैसे जमा करना, ये एफर्ट जो है ये बहुत मानी रखती है। लेकिन एट द सेम टाइम 1400 अरब के करीब पैसा चाहिए इस डैम को तकमील तक पहुंचाने के लिए। तो क्या होगा, ये कैसे मुकम्मल होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोग बूंद बूंद पानी को खुदा न खास्ता तरस जाए, और अगर होगा तो फिर किस तरह से मुकम्मल होगा? इस सब पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं हम बताते चले, सेगमेंट में हमारे साथ रेहान हाशमी, एडिटर साउथ 92 न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ लतीफ़ खोसा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद होंगे। जरदारी साहब के इन केसेस को भी वो देख रहे हैं, और क्या इस वक्त मामलात है उस बारे में तो हमें बताएंगे। लेकिन रेहान, पहले तो आप हमें ये बताइए कि इस वक्त ये जो हलचल दिखाई दे रही है, क्या होने जा रहा है, क्या रहा है? महरीन, इस वक्त कहा जाए कि पीपल्स पार्टी जो सिंध में है वो काफ़ी मुश्किल का शिकार है। मुख्तलिफ जगहों से जो तहकीकात जारी हैं, इसमें ख़ास तौर पे जैसे आपने ख़ुद कहा अपने इंट्रो में कि चेयरमैन नैब कराची पहुंच गए हैं, और हमारी इत्तलात के मुताबिक 6 बड़े केसेस जो हैं उसके रेफरेंस की मंजूरी देंगे। हम अब सबसे अहम खबर आपको अभी बताएं कि हमारे ज़राए इस्बाक की तस्दीक की है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में सिंध से बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां सामने आएंगी। ज़राए का कहना है कि आगा सराज की गिरफ्तारी तो कुछ भी नहीं, इससे बढ़कर बड़ी गिरफ्तारियां होंगी कि सब हैरान रह जाएंगे। तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिए गए, कुछ ऐसी शवाहिद रह गए, इसको इकट्ठा किया जा रहा है। और हमारे नैब के ज़राए कहते हैं कि जब चेयरमैन नैब का जो दौरा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप अगर इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि कल बिलावल भुट्टो जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने मुस्लिम लीग के जो बानी है नवाज शरीफ, उनसे मुलाकात की, और उस मुलाकात के बाद आज चेयरमैन नैब का कराची पहुँचना, तो बड़ी कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन इस बात की तस्दीक तो बिल्कुल कर दी है हमारे ज़राए, जो बताते हैं अब तक इस्लामाबाद और कराची के नैब के ज़राए हैं कि पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में इजाफा ज़रूर होने वाला है, लेकिन उसका अप्रैल का पहला हफ्ता बहुत मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी के लिए। और ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी गिरफ्तारियों के अहकाम जारी कर दिए जाएंगे चंद दिनों बाद। लेकिन जो सबसे अहम है बात
उसमें ये बात भी बड़ी है कि जहाँ नैब अपनी इंक्वायरी कर रहा है, ये इंक्वायरी इस्लामाबाद में जारी है और चेयरमैन नैब जब कराची पहुँचे जो आज जो 6 अहम केसेस है इसमें मुख्तलिफ सियासतदान भी हैं कराची के, जो जिसमें साबिक सूबाई वज़ीर दाखिला भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो बड़े केसेस हैं, जो मेगा करप्शन स्कैंडल के कराची में जो नैब सिंध कर रही है, उसके अच्छे खासे शवाहिद हमारे ज़राए का कहना है कि वो हासिल कर ली है। उन केसेस की मंजूरी इसमें हो सकता है काफ़ी हद तक ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि वारंट गिरफ्तारी भी मंजूरी ली जाएगी चेयरमैन नैब से। अगर चेयरमैन नैब कल के उन्होंने इजलास में जो कराची में है वारंट गिरफ्तारी की मंजूरी दे देंगे तो ऐसा लगता है कि बड़ी मछलियों पर फिर हाथ पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो अहम गिरफ्तारियाँ इसके अलावा हैं, जो सबसे बड़ी मछलियाँ हैं, उन पर गिरफ्तारियाँ वो अप्रैल के पहले हफ्ते में मुतवक्किल हैं। इसके लिए नैब मुकम्मल तौर पर तैयार है। जी सही, बहुत ही अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आप, यानी कि अप्रैल का जो पहला हफ्ता है वो बहुत ही मानी रखता है, बड़ी हलचल होने वाली है और आगा सिराज दुरानी से बड़ी गिरफ्तारियां जो है वो सामने आने वाली हैं। अच्छा, फिर ये भी बताएं ना रेहान के एक बात जो कही जाती है कि सिंध कार्ड का जो एक डरावा दिया जाता है आसिफ अली जरदारी की जानिब से, बिलावल भी कहते हैं कि मैं ये हुकूमत जो नाकाम हो गई, मैं गाँव गाँव जाऊँगा। आसिफ अली जरदारी साहब भी ये बात करते हैं कि हमें दीवार तक जो धकेला जा रहा है तो फिर हम मार्च पर भी निकल सकते हैं। तो ये इस तरह की कोई बातें, कोई सिंध कार्ड को इस्तेमाल करने की कोई कोशिश, और क्या वो कोई कोशिश कामयाब भी हो सकती है इस तमाम सिनेरियो में जब इतनी हलचल है? देखिए महरीन, जब आगा सिराज की गिरफ्तारी हुई तो हमने देखा तमाम सूबाई काबीना, MNAs, MPAs, सेनेटर भरपूर कोशिश की नैब हुकाम को रोकें। वो एक ट्रेलर था पीपल्स पार्टी के लिए, उनकी कोशिश थी किसी तरह नैब की टीम आगा सराज के घर से निकल जाए, लेकिन नैब ने सुकून से जो अपना उनका काम करना था, कानूनी तकाजे पूरे करने थे, वो किए। उस पर बड़ी हलचल हुई, असेंबली में बातचीत हुई, आगा सराज खुद बोले उनके अहले खाने की बेहुरमती की गई है, उनके साथ बदतमीजी की गई, लेकिन नैब हुकाम कहते रहे ऐसी कोई बात नहीं थी। उनके नैब ने अपना काम जारी रखा। तो वो ट्रेलर था, उसके अलावा हमने नहीं देखा कि उस पर मुजाहरे हुए हों, कोई पूरा सिंध बंद हो गया हो, या आगा सराज का अपना हल्का शिकारपुर वहाँ हड़ताल की कॉल दे दी गई हो, कोई नज़र नहीं आया। तो अंदाज़ा लगा लें कि स्पीकर की गिरफ्तारी के बाद जो ट्रेलर था नैब के जो गिरफ्तार किया वो सामने आ गया था। ऐसा नहीं लगता कि अगर बड़ी गिरफ्तारियां होती हैं, इसमें कहा जाए साबिक सदर आसिफ जरदारी और उनकी बहन जो है फरिया तालपुर की, तो कोई निकलेगा, एहतजाज ज़रूर होगा, बिल्कुल होगा। जैसे आगा सराज के घर के आगे बैठ गए थे, नैब ने अपना काम पूरा किया, उसके बाद वज़ीर आला सिंध को इंटरवीन करना पड़ा, वज़ीर आला को पूछना पड़ा DG नैब सिंध से कि कब तक नैब की टीम आगा सराज के घर रहेगी, और जब वज़ीर आला को टाइम दिया कि इससे इतनी देर तक रहेगी, उस टाइम के दौरान टीम वहां से निकल गई। तो अंदाजा कर लें कि कोई हमें नजर नहीं आया इस तरह की बातें। अब देखना है कि पीपल्स पार्टी कल की मुलाकात के बाद क्या स्ट्रेटेजी बनाती हैं। बहुत सी बातें हमारे ज़राए कहते हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये तमाम तरह सिनेरियो जो नज़र आ रहा है, इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या कोई पॉलिटिकल एडवेंचर करने की इस वक्त पोजीशन में है बिलावल एट द सेम टाइम, क्योंकि सिंध में हम देख रहे हैं एक सिंध कार्ड जितना भी जो भी कहा जाए एक है तो सही, कोई पार्श्व वहाँ पर कोई दिखाया जा सकता है। कल की मुलाकात को भी अगर हम सामने रखें, वो मुलाकातें भी जो है वो इसी की वजह थी, नज़र आ रहा था उनको ये जो होने जा रहा है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, कल की मुलाकात बड़ी अहमियत, उसकी अहमियत ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात करने का मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा हो गया है कि अब नैब क्या करने जा रही है। आगा सराज की गिरफ्तारी के बाद जो मज़ीद गिरफ्तारियाँ जो हम बार बार कह रहे हैं मुतवक्का हैं कराची में, और जिस तरह नैब काम कर रही है, सिंध नैब के अलावा जो इस्लामाबाद में केस ट्रांसफ़र हुआ है, इसमें अब मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वॉल्वमेंट हुई। उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में जो नैब की पहली गिरफ्तारी आपने देखा, कराची के सबसे अहम लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट है, जो उसके जो सेक्रेटरी थे आफ्ताब मेमन, जो सबसे अहम शख्सियत हैं, अरबों रुपए की ज़मीनें अलॉट करने पर उन्हें गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर 2 और लोग गिरफ्तारियां हुई। तो ये सिलसिला चल निकला है। हमारे जराए इस बात की तस्दीक ये भी करते हैं कि एक तरफ नैब अपनी इंक्वायरी कर रही है, ये जो पार्शो का एक सवाल है मेरा कि क्या लोग निकलेंगे बाहर, कोई कॉल दी जा सकती है, इस तरह का कोई सिनेरियो है? देखिए कॉल तो जमहूरियत का हुस्न है कि लोग एहतजाज करें, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें अब वो वक्त नहीं है कि पीपल्स पार्टी सिंध में सिंध कार्ड इस्तेमाल करके लोगों को इकट्ठा करे और वो एहतजाज करे नैब के खिलाफ। लेकिन महरीन, इसमें एक और बात भी है, दूसरी जानिब GIT भी मुश्किलात में इजाफा कर रही है पीपल्स पार्टी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि GIT अपना काम जारी रखे। अब GIT जो वॉल्यूम 25 है
मैं आपको खबर बताऊं कि वॉल्यूम 25 जो खुफिया रखा गया है उसमें सनसनीखेज जो बातें हैं वो उसकी तहकीकात कर रही है, और उसमें हमारे जराए कहते हैं आइंदा 1 माह के दौरान ऐसी बातें सामने आएंगी कि सब हैरान रह जाएंगे कि करप्शन की दास्तान जो बहुत दूर तक जाएगी वो सामने आएगी। JIT अपना भरपूर तरीके से काम शुरू कर दिया है और वो काम जारी है उनका। ठीक है। JIT की जो 25 वॉल्यूम की आप बात कर रहे हैं उसमें से भी आप कह रहे हैं कि बहुत ही खास बातें कुछ सामने आने वाली है। लतीफ़ खोसा साहब, आप ये सारी गुफ्तगू सुन रहे थे इस वक्त, और अभी जिस तरह कह रहे हैं रेहान हाशमी, बड़ी गहरी नज़र है इनकी सिंध की सियासत पर, एडिटर साउथ है वो, क्या कहते हैं आप? आपको भी कुछ ऐसे ही मामलात दिखाई दे रहे हैं? कुछ मामलात ख़राब होने जा रहे हैं? क्या दिखाई दे रहा है? देखिए महरीन, एक बात तो ये है कि मुझे कोई ऐसा, हम तो इस तलातम से गुजरते चले आए हैं और बदकिस्मती से हमारी सियासत का अंदाज ऐसा ही रहा है कि चाहे वो हमारे बाद हुकूमत मुस्लिम लीग नून की आई, हमने उनके आगे भी इसी तरह की हालात देखे और मोहतरम इमरान खान साहब के वजारत उज़्मा में कोई तब्दीली नहीं आई है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ये पॉलिटिकल परसिक्यूशन जो है ये उसी तसलसल का एक हिस्सा है जो चला आ रहा है। तो हम तो 20 साल से ये भुगत रहे हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है इस वक्त देखिए, बात यह है कि इतनी फ्रेजाइल हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आई है। जितनी इस वक्त बैड गवर्नेंस है और जितनी महंगाई है, अगर आप एक आम आदमी से जरा गली कूचे में भी पूछे तो उसका भी जीना जो है हराम हो गया है, और उनकी जो है उनके लिए ये अशिया खुर्दनी ही मुयस्सर करना घरौंदे के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। तो वो लोग जिस कदर महंगाई के बोझ तले दब गए हैं, इस हुकूमत का कोई ना तो विजन है, ना ही इनके पास कोई रोड मैप है, ना ही इनके पास किसी चीज का कोई हल है। नौकरियां 1 करोड़ तो कहीं गई, 50 लाख घर तो कहीं गए, कशकोल का प्याला तो कहीं गया, कुछ भी इनकी ये तो। लेकिन हम तो नैब की बात कर रहे हैं ना लतीफ़ खोसा साहब, हम तो हुकूमत की बात नहीं कर रहे। जी, मैं नैब का भी आपको बता देता हूँ। नैब को भी कोई, हमारे लिए नैब ऐसी नई बात नहीं है। देखिए, नैब बदकिस्मती से बना किस लिए था? आप देखें, नैब बना ही पॉलिटिकल परसिक्यूशंस के लिए था। नैब ने हमेशा ऐसा ही किरदार अदा किया है, किसी हुकूमत को चलाया है, किसी हुकूमत को गिराया है। सियासी जो मुखालफीन होते थे, हमने तो देखा, आप देखेंगे जब एहतसाब सेल था, एहतसाब-उर-रहमान, सैफ-उर-रहमान जिस तरह हल्कान होके केस बनाता चला गया, हमने 20 केस भुगते और हमने बरी कराए। अल्हम्दुलिल्लाह वो बाइज्जत तौर पर सभी केसेस से बरी हुए, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के खिलाफ, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा के खिलाफ, या मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जितने बनाए गए थे। कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। अब भी मैं तो चूंकि इस केस में खुद सुप्रीम कोर्ट में वकील रहा हूं, इस दफा तो मामला थोड़े मुख्तलिफ है ना, वो जो केसेस बनाए गए और जिस तरह एक के बाद एक आप उनको माफ करवाते गए, खत्म करवाते गए, इनफैक्ट वो वाला मामला इस दफा तो होता दिखाई नहीं दे रहा। इस दफा तो पेशियों पे पेशियां लग रही है। महरीना, आपको किसने कहा कि हम माफ करवाते गए? अदालतों से, अदालतों से बाइज्जत बरी हुए हैं, बाइज्जत बरी होते रहे, लेकिन इस दफा इस तरह के मामलात नहीं दिखाई दे रहे ना अभी तक। तो देखिए मामला तो केस है ही नहीं महरीन, इस मरतबा तो केस है ही नहीं। ये जो जितने, चूंकि मैं खुद इसमें वकील सुप्रीम कोर्ट में रहा हूँ, ये इससे ज्यादा यानी नाकिस, कमजोर और स्पेक्युलेटिव, यानी सारे ही ये केसेस जो है बिल्कुल स्पेक्युलेशंस पर है। इन केसेस में किसी अंदाज से भी लिंकेज मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब या फरियाल या हमारे किसी के खिलाफ भी नहीं होता है। और ये कल जो पहले फैसला होने जा रहा है ये बहरिया वाले का, वो जो 480 अरब दे के 8 साल में वो कर रहे हैं, पहले तो इससे देखिएगा कि उनको क्या जमीनें अगर वापस मिलती हैं तो नैब ने जिसे गिरफ्तार किया है कि जमीनें उन्होंने जो है शायद दी हैं, अगर आप जाके कराची का वो जगह देखें, जो जगह उसने मलिक रियाज को दी गई है, वहां यकीन करें कि कोई जाना तो दूर की बात है, उस तरफ तो कोई मुफ्त में भी खरीदने को तैयार नहीं हो सकता था। लतीफ़ खोसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेगमेंट में आप पत्ते नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक से हम जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे उस जंगला बस की जो पेशावर में बननी थी, आज से साल पहले से मुकम्मल हो जाना था। इतना लेट होने के बावजूद 23 मार्च को अब जब ये इफ्तिताह अगर तो होगा तो ये किस तरह का इफ्तिताह होगा, और कुछ होशरुबा इंकिशाफात भी हम करते हैं। ज़रा एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, 19 अक्टूबर 2017 को बीआरटी मंसूबे का इफ्तिताह किया गया और ये इफ्तिताह किया गया इलेक्शन से 7 माह पहले। इमरान खान साहब जो हमने जैसा कि आगाज़ में भी कहा कि जंगलाबाज जिस पर तनकीद करते थे, उसके बाद उनको ख्याल आया कि एक ऐसा मंसूबा बनाकर दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद जो जल्दबाजी में ये काम किया और मंसूबे और डिज़ाइन में जितनी तब्दीलियाँ की और जितनी टूट फूट और जितना नुकसान हमने जो कुछ भी देखा, लोगों की तो चीखें निकल गई। पेशावर हाईकोर्ट का भी बात सामने आ गई। चेयरमैन नैब ने भी कह दिया कि इसके ऊपर तहकीकात की जाए, देखा जाए ये क्यों इतने अखराजात हो रहे, मामले में खराबी कहाँ पर है। इस सब पर हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ बंगश, ब्यूरो चीफ पेशावर, शौकत यूसुफजई, सूबाई वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा और दानियाल चौधरी, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मुमताज़ बंगश साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। आप सारे मामले को देख रहे हैं यहाँ पेशावर में, ये जो कुछ भी हो रहा है ऑन ग्राउंड रियलिटी है क्या? ज़रा मंजर कशी कीजिएगा, मामला क्या है? जी बिल्कुल, ये मंसूबा जो है ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली दफा एक मेगा प्रोजेक्ट का आगाज हुआ है। 66 अरब रुपए का मंसूबा है और तकरीबन 27.4 किलोमीटर 27.4 किलोमीटर कॉरिडोर है इस मंसूबे में शामिल है। ये मंसूबा इनिशियली जब शुरू हुआ 19 अक्टूबर 2017 को शुरू हुआ। साबिक वजीर आला परवेज खटक के दौर में ये शुरू हुआ था और उस वक्त ये कहा गया था कि ये 6 महीने के अरसे में इसे पायद तकमील तक पहुंचाया जाएगा। मलफाजी दीगर इसे मार्च 2018 में मुकम्मल होना था, लेकिन उस वक्त के बाद से तकरीबन 8 दफा इसकी डेडलाइन दी गई, लेकिन उस डेडलाइन को मीट नहीं किया जा सका और अब एक बार फिर 23 मार्च की डेडलाइन दी गई और इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें इफ्तिताह तो किया जाएगा, लेकिन इस इफ्तिताह का यह मतलब हरगिज नहीं होगा कि बीआरटी पे काम जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशन नहीं होगा, किया जा चुका होगा उस वक्त तक। अभी भी उसमें इसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो इसमें दोबारा रिपीट की जा रही हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो ट्रैक बनाए गए हैं, जो बस स्टेशन है उसके लिए जो चौड़ाई चाहिए थी 6.5 मीटर चौड़ा ट्रैक उसके लिए होना चाहिए था। बदकिस्मती से वो गलत तरीके से उसको डिजाइन किया गया और वो ट्रैक जो है उसकी चौड़ाई बस से कम रखी गई, जिसके बाद उसको दोबारा तोड़ दिया गया और एक बार फिर उस पे काम शुरू कर दिया गया है। इस तरह कुछ और रीडिजाइनिंग भी उसमें की जा रही है और कुछ की गई है, जिसकी वजह से काम में मुसलसल डिले होता गया और अब 21 बसें पेशावर पहुंच चुकी हैं। जब 23 मार्च को इसका इफ्तिताह हो रहा होगा तो उस वक्त इस ट्रैक पर 21 बसें तो मौजूद होंगी, लेकिन बसों का ये प्रोजेक्ट नहीं था बंगी साहब? जी बिल्कुल, 200 से ज्यादा बसें उसके लिए खरीदी जाएंगी, लेकिन जो बाकी बसें हैं वो अगले चंद माह तक पेशावर पहुंच जाएंगी और बीआरटी पर वो चलाई जाएंगी, लेकिन वो उस वक्त चलाई जाएंगी जब ये बीआरटी पे मुकम्मल काम जो है मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पे मैं ये भी बताते चलूं कि जो ड्राइवर्स हैं उसके लिए स्पेशल ड्राइवर्स होंगे, उसके लिए बाकायदा तौर पे भर्ती का तरीकाकार होगा। जो ट्रांस पेशावर का एक इदारा है इसके लिए बनाया गया है, वो इन ड्राइवर्स की भर्तियां करेंगे, लेकिन वो काम भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ और उस पर अभी काफी काम रहता है। उसके लिए बाकायदा तौर पर ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। साहब, ये तो सारा आप बता रहे हैं ना कि इस मंसूबे के हवाले से क्या कुछ अभी तक होता रहा, जरा ये बताइए कि वहां पर जो लोग हैं, जो आवाम है, उन्हें किस तरह की तकालीफ का सामना करना पड़ा, अभी तक क्या कर रहे हैं सामना? अब जो लोगों की तकालीफ है वो किसी हद तक तो कम हो गई है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि जहां पे काम को मतलब जो ट्रैक थे वो दोबारा तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी रोड है और इस तरह से जो दूसरे जो इलाके हैं जहां पे ये रीडिजाइनिंग उनकी की गई, वहां पे लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है और खुसूसन ऐसी जगहों पे कि जब ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है और ट्रैफिक जाम रहती है कई घंटों तक, तो लोग जो हैं अक्सर अब ये एक ज़रबुल मिसल बन चुका है बीआरटी का कि जब भी कोई लेट होता है तो यही कहा जाता है कि बीआरटी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है पूरे पेशावर में। पूरे पेशावर के जितनी भी हिस्से हैं वहां पे कोई ऐसा हिस्सा नहीं है कि जहां पे बीआरटी ना हो, तो इसलिए वहां तक रसाई जब मुश्किल हो जाती है तो जाहिर है लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है और लोगों की चीखें निकल जाती हैं। खुसूसन जब बारिश होती है तो बीआरटी की कई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी भरा आता है। बहुत सारी चीजें मीडिया पे हाईलाइट भी हो चुकी हैं, तो इसकी वजह से जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर जितनी भी वहां पे ट्रैफिक होती है वो जाम रहती है और कई घंटों तक लोग सड़कों पे इंतजार करते हैं। अब लोग इस इंतजार में हैं कि कब ये मंसूबा मुकम्मल हो और जो उसकी जो नीचे जो दीगर सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर खुल जाए, ताकि लोगों का कम से कम अगर बीआरटी शुरू हो ना हो लेकिन ये मुश्किल आसान हो जाए
और सड़कों पे जो ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक का मसला है, जो BRT की वजह से ट्रैफिक जाम का मसला है, वो शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, यकीनन आप भी इन तमाम मामलात से वाकिफ है। वो मंसूबा जो बाइस रहमत बनना था, बाइस ज़हमत बना हुआ है मुसलसल अभी तक। 23 मार्च को जो इफ्तिताह होना है उसको भी कुछ लोग मजाक से तशबीह दे रहे हैं कि 20 बसों के साथ बस लोगों को दिखाने के लिए, एक फेस सेविंग के लिए आप जो है इसका इफ्तिताह कर देंगे और अभी फिर मामलात उसी तरह चलते रहेंगे। क्या पहले तो ये बताएं ना, वजह क्या बनी है इतना लेट होने की? इतनी तब्दीलियां डिज़ाइन में, कोई प्रॉपर प्लानिंग ही दिखाई नहीं दी, जहां गलती दिखाई दी वहां से आपने पैटर्न चेंज कर दिया, दूसरी तरफ निकल गए। कर क्या रही है आपकी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जहमत बना हुआ है अपोजिशन के लिए और कुछ उसका साथ मीडिया दे रहा है। आप मुझे बताएं, ये पेशावर की तारीख ने बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। 27 किलोमीटर में आप देखें कि इसमें कोई आधे से ज़्यादा जो है वो ब्रिजेस बने हुए हैं। आप मुझे बताएं कि अगर 8-9 किलोमीटर तक कोई ब्रिज हो तो कौन सा इतना ब्रिज है जो एकदम बन जाए और सबके सामने आ जाए? उसमें मुश्किलात होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आप लोग ये कहते हैं, अपोजिशन इस चीज़ को उठाते हैं ना, और तो उनके पास कुछ नहीं है ना। ये तो नहीं कह सकते हैं ना कि मंसूबा क्या है क्या नहीं है। कहते हैं जी पेशावर को खोद दिया गया है, पेशावर से धूल उड़ रही है, जब बारिश होती है पानी खड़ा होता है। तो देखो, इतना बड़ा मंसूबा जो 27 किलोमीटर से ज़्यादा मंसूबा हो, जब वो बन रहा हो तो उससे धूल भी उड़ती है, उसमें खड्डे भी होते हैं, उसमें पानी भी जमा होता है, लेकिन जब बन जाता है ना तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इसकी क्या शक्ल निकल आती है। अब फाइनल स्टेज पे इसका जितना भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था इसका, वो तकरीबन 23 मार्च को मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये जो देखें, इसके साथ साथ जो लगी हुई चीज़ें हैं, जैसे हमने 68 किलोमीटर इसमें फीडर रूट्स डाले हैं जो पहले नहीं थे। ये जो कह रहे हैं कि बार बार चेंजेस आई है, कोई चेंजेस नहीं आई है, छोटी मोटी चेंजेस। इतने बड़ा मंसूबा है और उस मंसूबे में अगर कोई छोटी मोटी, अगर एक जंगला यहाँ से उठा के वहाँ लगा दे वहाँ, तो ये हमारे उस पर कोई बोझ नहीं है। ये कंसल्टेंट और कॉन्ट्रैक्टर का इशू है हमारा। ना हमने कोई डिज़ाइन चेंज किया है, ना उस पर कोई एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं। जिस तरह अपोजिशन बैठ के बड़े आसानी से कहती है कि जी वो 60 अरब का मंसूबा 100 अरब पे पहुंच गया। दानियाल साहब, आप लोग बिला जवाज एतराज़ उठाते हैं, वो मंसूबा इतना बड़ा है और उससे इतना आगे काम लिया जाना है और इस कदर मतलब जैसे कि PTI कहती है कि इस मंसूबे से इतना एक फ़ायदा होगा, तो उसके लिए थोड़ी सी जहमत तो उठानी पड़ेगी ना। अच्छा, बिल्कुल भाई, अगर मैं अब 2-3 मिनट आप मुझे दें, ये बात करते हैं हम KPK मेट्रो की। इससे पहले हम उनकी स्टेटमेंट्स याद कर लें जो इमरान खान पहले करते थे, बात करते थे कि मेट्रो आजकल के दौर में बसें, कि मैं कभी पागल भी ना, पागल इंसान भी आजकल के दौर में बसें नहीं चलाता, ट्रेन चलाता है। हम ट्रेन लेके आएंगे। वो किधर गए दावे? वो असद उमर का दावा कि लाहौर की मेट्रो 23 अरब रुपए में बनी है, मैं लाहौर की मेट्रो 4 अरब में बना सकता था। ये फाइनेंस मिनिस्टर का बयानिया, ये फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट। मेरे भाई जो PTI के बैठे हैं, शायद ये इंफॉर्मेशन से शायद कासिर हैं या शायद इनको पता नहीं कि जब ये बजट शुरू हुआ था तो ये 23 अरब से शुरू हुई थी मेट्रो, और 19 फरवरी को अभी 2019 में जो प्लानिंग कमीशन में जो नया रिव्यूड अमाउंट गई थी वो थी 80 to 83 बिलियन। ठीक है, 80 to 83 बिलियन। KPK की मेट्रो की जो लेंथ है वो है 26 किलोमीटर, जो लाहौर मेट्रो की है वो है 27 किलोमीटर और रावलपिंडी मेट्रो की है 23 किलोमीटर। इन सब में से लंबी थी लाहौर मेट्रो, और वो कितने महीने में बनाएगी? वो 10 महीने में। रावलपिंडी मेट्रो ऑलमोस्ट थ्रू आउट जो है वो पिलर्स के ऊपर बनी है और थ्रू आउट ओवरहेड ब्रिज है, क्योंकि पूरा मरी रोड उसमें कवर आता है, और वो 10 महीने में उसकी इनॉग्रेशन हुई थी। उसमें 5-5, 6-6, 8-8 डेडलाइंस मिस नहीं की। असद उमर से जब सवाल किया गया फरवरी में ही, ये नेशन की खबर है और ट्राइब्यून ने भी लगाया कि KPK मेट्रो की डिले होने की रीजन क्या है, तो उन्होंने क्या, उसकी एक मिसमैनेजमेंट, नंबर 2 उसमें उन्होंने बोला कि उसके मैप्स और उसमें ऑल्टरेशंस और उसमें जो हिंड्रेंस आई थी हमें पता नहीं था कि इस हद तक चीजें बिगड़ जाएंगी। यही हाल है जो ये अभी महरीन पाकिस्तान का कर रहे हैं। ये ऑन ट्रायल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एक बड़ा मंसूबा था KPK में, एक बड़ा मंसूबा, और वो था ये मेट्रो, और आपके सामने है कि इसका क्या हाल हुआ। चले ये इनको कोई मशवरा दे देना, क्या करें, किस तरह से तस्हीह करें, किस तरह से इसको फ्रूटफुल बनाएं। देखें, पहले ये पहला मशवरा ये
कि ये झूठ बोलना बंद करें सारे, जब गलती होती है तो उसको माने और उसकी ऑल्टरनेट रेमेडीज ढूंढे, लोगों को कॉम्पनसेट करने के लिए रेमेडीज ढूंढे। जब आप एक्सपर्ट्स देखेंगे 11-12 बजे इनके मिनिस्टर्स उठ के जब पहुंचते हैं ना, तो मेट्रोज नहीं बनती। मेट्रोज के लिए आपको टाइम से पहुंचना पड़ता है, आपके सिविल इंजीनियर्स को भी और आपके मिनिस्टर्स को भी। आपके मिनिस्टर जो दूध और शहद की बातें करते हैं, ये मेट्रो बनाने के काबिल नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, इट्स अ वेरी हार्ड फैक्ट, लेकिन दिस इज द रियलिटी दैट इट हैज बीन डिलेड फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। और सफर कौन कर रहा है? सफर कर रही है पब्लिक, सफर कर रहे हैं केपीके के लोग, ये तो तारीफ करें ना आप शहबाज शरीफ साहब की, सुबह सुबह उठ के और काम पर पहुंचना, ये तो एक आदत अच्छी थी उनकी। वो आज इस स्टेज पे आगे खड़े हो गए कि लोग इनके आगे हाथ जोड़े महरीन की किसी तरह कंप्लीट कर दें। जी शौकत साहब, देखिए मेरीन, आज स्टिल अगर ये मुझे एक डिसएग्री कर दें और ये कहें कि यार कि आज हम आपके प्रोग्राम में बैठे हुए सब झूठ बोल रहे हैं और कल ये सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बल्कि सिविल बैठ रहे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करें और बोले कि 80 अरब तक मेट्रो नहीं की, ये झूठ बोल रहे हैं, या हमने टाइम लैप्स नहीं किया, या ये झूठ सारे बोल रहे हैं, इनको कल फिर अपनी एप्लीकेशन देनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि वो इस प्रोग्राम में बैठ के खुद झूठ बोल रहे हैं कि जी 27 किलोमीटर वो है और ये 26 किलोमीटर है। चलो 26-27 पे नहीं जाते हैं। ये इन्होंने कब मेट्रो बनाया? हमसे पहले बनाया ना। और इन्होंने कितने बनाया? 31 अरब इन्होंने कहा ना। और हमारा पता है आपको, जो एक्चुअल मेट्रो है वो 29 अरब पे बन रही है। ये मैं आपको चैलेंज करता हूँ। 29 अरब पे हमारा मेट्रो है और इसमें भी 4-5 अरब रुपए हमें सेविंग होगी इंशाल्लाह। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं। ये जो बाकी चीजें नहीं मैं आपको अर्ज करूं, जो 27 किलोमीटर की ये बात कर रहे हैं ना, तो हमारा मेट्रो तो सबसे सस्ता है। यानी इनका कब से बना है, हम कितने अरसे बाद बना रहे हैं, लेकिन हमारा 29 अरब पे, इन्होंने बताया हमारा 31 अरब पे बना है। दूसरी बात मैं आपको कहूँ, नहीं मैं डिले की छोड़े, मैं एक और बात बता रहा हूँ, जो पैसों की बात बता रहा हूँ। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो बाकी पैसे हैं ना, उसमें 68 किलोमीटर, 68, इसलिए मेरे भाई सुनो, 68 किलोमीटर इसमें फीडर रूट्स डाले गए हैं। आप सिर्फ 27 किलोमीटर के पीछे पड़े हुए हैं। 3 इसके अंदर कमर्शियल प्लाजे डाले हैं जो अप्रैल में मुकम्मल हो जाएंगे, जो बड़े बड़े प्लाजे जिस तरह सेंटोरस है। तो ये चीजें, फिर इसके बाद 3 रवैया दोनों तरफ सड़कें बन रही है। तो मेरे भाई ये जो सारे मिला के जो ना 66 अरब बने, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपके साथ किसी भी फोरम पर बैठने के लिए तैयार हूं। आप मेरे साथ पर किलोमीटर हिसाब लगाए कि आपने कब मेट्रो बनाया, हमारा अभी बन रहा है। होना तो ये चाहिए था कि हमारा महंगा होता, लेकिन आप लोगों ने करप्शन किए, ये सारी दुनिया को पता है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ किसी भी फोरम पर बैठे, पर किलोमीटर मेरे साथ हिसाब लगाए। और ये वाकईतन फायदेमंद साबित होगा। जो इतनी अजियतें सहूबतें अवाम ने झेली हैं इस तमाम तर वक्त में, तो उन्हें इसका जो फ़ायदा मिलेगा तो वो इस तकलीफ को ज़रूर भूल जाएंगे। शौकत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी खंदा पेशानी के साथ आपने हमारी ये जो तमाम बातें हैं वो सुनी। दानियाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और बंगेज साहब आपका बहुत शुक्रिया। दानियाल, आप हमारे साथी होंगे, हमने अगले सेगमेंट की तरफ जाना है और अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कुछ डैम फंड के हवाले से, कितनी अमाउंट जो है वो इकट्ठी हो गई है और कितनी अमाउंट जो है अभी जमा करनी बाकी है। फैसल जावेद भी हमारे साथ होंगे इस सेगमेंट में। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बहुत ही अहसन कदम जो कि लिया गया था साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की जानिब से, डैम फंड का क़याम हुआ। हमने उसके बाद देखा कि किस तरह से वो मुल्कों भी गए और उसके बाद जिस तरह से एक्टिविटीज़ उन्होंने जनरेट की इस डैम फंड के हवाले से, बहुत होपफुल थे वो अपने तमाम तर टेन्योर में। और उसके बाद इमरान खान साहब भी इस काम में, इस कार्य खैर में उनके साथ शामिल हुए और फिर आज उन्होंने कहा कि कौम को मुबारकबाद जब दी कि 10 अरब रुपये जो है वो जमा कर लिए गए हैं। अब जैसा कि हम आगाज़ में भी बात कर रहे थे कि 1400 अरब के करीब ये अमाउंट है जो कि रिक्वायर्ड है। हमारे साथ इस सेगमेंट में सेनेटर फैसल जावेद मौजूद हैं और हमारे साथ दानियाल चौधरी भी मौजूद हैं। फैसल, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी कहीं और आपने कहा कि ये डैम जो हैं ये जज्बे से बनते हैं, फंड से सिर्फ नहीं बनते बल्कि जज्बे से बनते हैं और 5 से 9 साल में ये जो है रकम ये पूरी हो जाएगी। फिर आपने ये भी कहा कि हो सकता है हम कमर्शियल फाइनेंसिंग की तरफ जाएँ, यानी कि फाइनली ये रियलाइज़ किया जा रहा है कि शायद इस कदर पैसा इस तरह से ना इकट्ठा हो पाए और दूसरे जो मीन्स हैं उन्हें भी बुरोकार लाना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले तो ये है कि ये कभी भी नहीं था कि ये सारी अमाउंट फंड रेजिंग से इकट्ठी होगी।
फंड रेजिंग तो एक बहुत बड़ा पुश है इसमें। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स दे दूं कि जो अब तक की फंड रेजिंग हुई है वो शुरू में 3 करोड़ रुपया पर डे आ रही थी, अब वो 5.5 करोड़ रुपया पर डे पे चली गई है। तो फंड रेजिंग में तो तेजी आ रही है और खासतौर पे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ पे भी बसते हैं बहुत बड़ी तादाद में वो इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फंड रेजिंग के एतबार से तो बहुत ज्यादा हमें मोटिवेशन देखने में आई है और इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए लोगों के जज्बे को। अब आते हैं इस डैम की जो आप टोटल कॉस्ट की जो बात कर रही हैं। ये 2 डैम्स हैं, एक तामीर बादशाह डैम और एक मोहम्मद डैम है। तामीर बादशाह डैम की जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है वो अप्रूव्ड है और इसका जो पूरा प्लान है उसमें एनुअली 27 से 30 अरब रुपया सालाना जो है गवर्नमेंट देगी 9 साल तक। और वापदा इक्विटी के भी पैसे इसमें शामिल हैं, तकरीबन 98 to 100 बिलियन। और इसके अलावा कमर्शियल फाइनेंसिंग, ये पहले भी हमने इस पे बात की थी कि कमर्शियल फाइनेंसिंग एक लोकल एक फॉरेन वो भी वाया वापदा इसमें होने जा रही है। तो एक पोर्शन है इसका डैम पोर्शन जिसकी लागत है 480 बिलियन और जो पावर हाउस है उसकी लागत है 750 बिलियन के करीब। तो इंशाल्लाह जो डैम पोर्शन है वो उस पे काम शुरू हो जाएगा इसी साल तामीर बादशाह डैम में अक्टूबर में और फिर 1.5 साल के बाद इंशाल्लाह पावर हाउस बनेगा। तो ये जो टोटल कॉस्ट बनती है तो वैसे पूरी हो जाएगी। जो फंड रेजिंग है वो होता ही है कि आखिर में जो टर्मिनल का काम होता है उसमें काम आएंगे। और इसके बाद अगर बात करें हम मोहम्मद डैम की तो इंशाल्लाह 20 मार्च से मोहम्मद डैम पर काम शुरू हो जाएगा। अभी काम शुरू हो गया है लेकिन जो फॉर्मली काम शुरू होना है वो 20 मार्च से होगा। उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है तकरीबन 300 अरब रुपए और ये PC1 में अप्रूव्ड है और 17 बिलियन जो है गवर्नमेंट दे भी चुकी है साल का और हर साल की कमिटमेंट है 17 बिलियन की। इसके अलावा वापडा इक्विटी है, कमर्शियल फाइनेंसिंग इसमें शामिल है और इसके अलावा हमने इसमें बचत भी की है 18 बिलियन की। तो ये इंशाल्लाह 291 बिलियन तक इसका कहा जा रहा है कि उसमें उस लागत में कंप्लीट होगा। तो बाकी जो अमाउंट बचती है वो फिर बलोचिस्तान में एक नोलोंग डैम है वहां पर उसको खर्च किया जाएगा। तो ये जो फंड रेजिंग है ये इसमें बहुत बड़ा पुश है और पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी इसमें बड़ी जबरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनको पूरा अप्रिशिएट करना चाहिए, उनके जज्बे को सलाम। और आने वाले दिनों में हमारे कुछ और प्लान्स हैं। कनाडा में हमारा प्लान है फंड रेजर का, उसमें भी बड़ी हम देख रहे हैं लोगों में जज्बा है और आप देखेंगे इंशाल्लाह कि बढ़ चढ़ के लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है फैसल, साथ ही रहिएगा। हमारे साथ दानियाल चौधरी भी इस वक्त मौजूद है। दानियाल, आप बात सुन ही रहे हैं अभी, फैसल जिस तरह से कह रहे हैं होपफुल है और एडिशनल वैल्यू है लोगों की इस कोशिश की, एफर्ट की। और डेफिनेटली आवाम है, पाकिस्तान की कौम है, एक जज्बा रखती है और सबसे ज़्यादा कार खैर और अल्लाह की राह में खर्च करने वाली ये कौम है, नो डाउट। तो जाहिर सी बात है उनका एक इनपुट है। लेकिन मुझे याद है कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने जब ये डैम फंड इनिशिएट किया गया था, इमरान खान साहब ने कहा कि लोग इसमें अपने पैसे डाले, अपनी जमा पूंजी डाले, रिक्वेस्ट की लोगों से बार बार। तो उन्होंने कहा कि लो जी, जो कशकोल तोड़ने की बातें करते थे एक बार फिर कशकोल लेकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने ये भी कहा, बड़ा तनकीद की, मतलब तनकीद आई आपकी हुकूमत की तरफ से इस डैम फंडिंग के ऊपर। तो आप नहीं समझते कि ये तनकीद जो थी बिला जवाब थी, एक इनपुट है अवाम का, और क्यों ना हो? महरीन, पहले मैं बोलूँगा कि फैसल मेरे बड़े अच्छे भाई हैं और बड़े अच्छे मुकर्रर भी हैं, लेकिन इनकी और इनकी पार्टी की बात और चीज़ें जो है मुकर्ररी से आगे जाती नहीं है। और वो आज भी लोग जो हैं इनसे उन 300 डैमों का, स्मॉल डैम्स का सवाल पूछते हैं जो इन्होंने पेशावर में बनाने थे नहरों के ऊपर, जो उनसे इन्होंने मेगावाट्स, हजारों मेगावाट्स देने थे, फेडरल वापडा को देने थे और फेडरल को देने थे, फेडरल गवर्नमेंट को देने थे। वो तो देने से कासिर रहे। देखिए बात सुने, जब ये बात करते हैं हम डैम की अवेयरनेस की, जिस आज जब कहते हैं कि 10 अरब रुपया हमने अवेयरनेस कैंपेन से जमा कर लिया, लेकिन 13 अरब रुपया या 12 अरब रुपया हमने एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पे लगा दिया। ये लोगों ने सदका जारिया समझ के दिया था, लोगों ने सदका जारिया दिया था। दामीर बादशाह की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताने से कासिर है कि 1.4 ट्रिलियन मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में दिया गया था। मुझे बता दें, फैसल भाई ने बात की सारी चीजों की, मुझे बता दें 700 अरब रुपए की जब बात करते हैं, 800 अरब रुपए की, इन्होंने बजट में 1 रुपया भी एलोकेट किया है? वो एलोकेट किया तो मुझे नंबर बताएं, कौन से पॉइंट पे किया, किस जगह एलोकेट किया है? उन्होंने जमीन के पैसों के लिए फर्दर पैसे एलोकेट किए हैं? मैं इनको भी बता सकता हूं मियां नवाज शरीफ ने कहां एलोकेशन की थी, किस किस डैम की थी। वो
गोमल जाम हो, वो शादीकोर हो, वो नईगढ़ डैम हो, वो कुमरा टंगी डैम हो, और इस तरह के छोटे छोटे जितने डैम्स जो हमने बनाए, मुझे ये खाली बता दें कि इसका जवाब तो उनसे लेंगे ना, लेकिन दानियाल जो ये प्रोजेक्ट है इसकी जरा बात तो कीजिए। आप क्या समझते हैं? आवाम की कोशिश अपनी जगह, जाहिर सी बात है फाइनेंसिंग कमर्शियल भी होगी इसके अंदर, बनता हुआ नजर आता है ये मंसूबा, होप्स हाई, आपको नहीं लगता इससे? मेरी देखिए, दिस इज डायर नीड ऑफ द टाइम कि आपने कल अगर पढ़ा हो कि इंडिया ने किस तरह अपनी नहरों का पानी रोकने शुरू कर दिया और वो हमें बुली करता रहेगा। ये वक्त की भी जरूरत है, ये मुल्क की भी जरूरत है, और बाय 2050 हमारा 1/3 ऑफ द वाटर इन द कंट्री विल बी गॉन। हमारा इतना पानी जाया होता है, इसकी डायर जरूरत है, बड़ी सख्त जरूरत है। लेकिन इस तरह डैम्स नहीं बनाए जाते मेरीन, इस तरह चीजें नहीं बनी जाती। अवेयरनेस कैंपेन सोशल मीडिया के लिए तो बहुत अच्छी है, आपने अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन आपको डैम्स बनाने के लिए उनके ऊपर काम करना पड़ता है। तो था ना आप लोगों के पास भी दानियाल चौधरी साहब, जिस तरह बनाए जाते हैं, अगर आपको इल्म है या आपकी हुकूमत को इल्म था तो कुछ बना लेते। देखिए हमने मैं आपको बताता हूं, हमने 1.4 ट्रिलियन डेजिग्नेट किया, हमने जमीन खरीदने की कोशिश, जमीन खरीदी, जमीन के पैसे गए ऑलमोस्ट जो जमीन के पैसों के लिए, जमीन के को खरीदने के लिए जो पैसे गए थे 1.4 ट्रिलियन, दैट हैज बीन यूज्ड एंड यूटिलाइज्ड। इनको अपने बजट्स में एलोकेशन करनी पड़ेगी। दानियाल साहब, लोगों को मेरी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करें, क्योंकि मेरी इल्म में नहीं है ये बात। किस चीज की नहीं है, आप मुझे बताएं। 1.4 ट्रिलियन हमने किया, कहां इस्तेमाल हुए ऑन ग्राउंड, कहां है वो जगह, वो जमीन, सिर्फ जमीन जो ली आप उसकी बात कर रहे हैं? ये प्लानिंग एंड कमीशन से आप पूछें, वो आपको सारा बताएंगे कि कहां कहां लिया गया। ये नकाऊ जहां जिस जगह में खरीदी गई, ये तमाम चीजें, मुझे खाली ये सारी इनिशिएटिव जो थे मुस्लिम लीग नून की दौर में दिए गए। अगर आप अपने भी रिसर्चर्स को बताएंगे तो आपको ये भी बताएंगे वो पैसा एलोकेट करके जमीन जब खरीदी गई। मुझे खाली ये बता दे कि इन्होंने अपने बजट में एलोकेट किया, इन्होंने कोई पैसा लगाया, अभी तक देखिए आपके जो जवाब दे। दानियाल चौधरी आपसे सवाल कर रहे हैं, क्या बजट में क्या एलोकेट किया उन्होंने, तो फिर एक्वायर करके दी है। ये तो तमाम वो बातें हैं जो ये हमेशा करते रहे हैं। जो कहा कि डैम्स, देखिए लड़ाई करने की बात नहीं है, मेरी बात सुनिएगा, हम बात समझना चाह रहे हैं, जरा जानना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने जो कहा ना डैम्स ऐसे, हाँ दानियाल आपको मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं डैम्स ऐसे नहीं बनते, तो फिर डैम्स वैसे बनते हैं कि आप मुल्की कर्जा 30,000 अरब पे ले जाएं, सवाल पूछें कि 24,000 रुपया जो 10 साल में कर्जा लिया है उससे क्या डैम बना है। हमारे यहाँ तो 45 साल 50 साल से कोई डैम बना ही नहीं है। और जो आप बात कर रहे थे ना मुख्तस करने की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूरी डिटेल दी है कि 17 बिलियन तो इस साल का दे चुकी है गवर्नमेंट, और 6 साल तक कमिटमेंट है मोहम्मद डैम की। इसके अलावा 27 से 30 बिलियन 9 साल तक दामिर बादशाह डैम की है, और काम का भी बता दिया कब शुरू हो रहा है, टोटल कॉस्ट का भी बता दिया कितनी है, कमर्शियल फाइनेंसिंग मॉडल का बताया है, डैम पोर्शन, पावर और सारी डिटेल शेयर की है। एक चीज समझ नहीं आती है, ये दानियाल भाई आपको भी, आपके लिए भी है, क्योंकि आप हमारे मुल्क के नौजवान पॉलिटिशियन है, जो एंटी डैम लॉबी है ना उसमें मत आइएगा, क्योंकि इस वक्त नून लीग के जो कारकुन हैं और पीपल्स पार्टी के जो कारकुन हैं बाहर, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारे इवेंट्स पे आते हैं। तो ये जो जज्बा है, ये हम सब ने मिल के डैम बनाना और बनेगा। इसको पॉलिटिकल उसकी नजर नहीं करना, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का कामयाब दुनिया की उन टॉप नेशंस में होता है, द मोस्ट चैरिटेबल नेशंस। 10 बिलियन रुपए विद इन नो टाइम इकट्ठा होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये एक फंड रेजिंग, इसका बहुत बड़ा पुश है। जो मेरे पूरा आपसे फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी जो अप्रूव हुई है, मैंने आपसे जो शेयर की है, उसमें तो डैम बन जाएगा इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि मुल्क में, हमारे मुल्क में कोई 50 साल से कोई डैम नहीं बना, और इस साल इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट काम शुरू करने जा रही है, और दामिर बादशाह डैम और मोहम्मद डैम भी बनेंगे। दुआ करते हैं, फंड रेजिंग एक बड़ा पुश है। फैसल जावेद आपके और दानियाल चौधरी साहब का सवाल भी अपनी जगह है कि क्या इस तरीके से डैम बनते हैं, लेकिन ज़रूर इस तरीके से डैम बनते हैं, नीयत होनी चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। डेफिनेटली डैम ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे मेहरीन सबतैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।